अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। इमेजिन करें कि आप सुबह उठते हैं और आप अपने वेंडर को पे करने के लिए या अपना बिल पे करने के लिए मोबाइल फ़ोन ओपन करते हैं। तो आपको पता लगता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज़ हो चुका है। कोई वार्निंग नहीं आई, कोई फ़ोन कॉल नहीं आई, जस्ट आपका जो अकाउंट है वो लॉक हो गया। असल में 2026 में एफबीआर ने नए जो रूल्स हैं वो इम्प्लीमेंट किए हैं, जो स्पेशली टारगेट करते हैं नॉन फाइलर्स को एंड दोज विद नील रिटर्न्स, जिन्होंने जीरो की रिटर्न्स फाइल की हुई है। तो आज इंशाल्लाह मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जो है वो शेयर करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो उसको कैसे अनफ्रीज करना है और इस चीज़ से कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आपने ज़रा ध्यान से मेरी बात सुननी है, क्योंकि मोस्ट जो इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं वो मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ, तो आपने ध्यान से सुन लिया। असल में जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हैं ना, ये 2026 में जो आई हैं, ये उन लोगों को टारगेट करती हैं अकाउंट फ्रीज करने के लिए अगर आप की जो बैंक में हिस्ट्री है, बड़ी हाई वैल्यू की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, लेकिन जो आपका प्रोफाइल है वो इनएक्टिव है। मतलब आपको 114(4) के नोटिस भी गए हैं, आपका एनटीएन भी बना हुआ है, एफबीआर में आप मतलब बैंक में अपनी ट्रांजैक्शनें भी कर रहे हैं, लेकिन आपने अपनी रिटर्न नहीं फाइल की। तो सिस्टम ऑटोमेटिकली फ्लैग्स हो कि आपका जो अकाउंट है वो आप यूज कर रहे हो, इनकम हो रही है, लेकिन रिटर्न नहीं फाइल कर रहे। तो ये चीज आपके अकाउंट को फ्रीजिंग की तरफ लेके चली जाएगी। एफबीआर इसको फ्रीज कर सकता है। जो अंडर सेक्शन 140 है ना, एफबीआर कमिश्नर कैन ऑर्डर योर बैंक टू स्टॉप ऑल विथड्रॉल्स अंटिल योर टैक्स लायबिलिटी इज क्लियर्ड। तो जो 140 का सेक्शन है ना, ये कमिश्नर को पावर देता है कि वो आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज कर सकता है। ठीक है, तो इस सेक्शन के अंडर आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज होता है। नॉन फाइलर जो पीपल है ना, जो फाइल नहीं करते, ठीक है, और उनके अकाउंट में जो एनुअली ट्रांजेक्शन हो रही हैं वो हैं 5 मिलियन से ज्यादा, वो एट रिस्क हैं, किसी भी वक्त उनका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। या इसके अलावा कौन से लोग हैं जो अपने नील की रिटर्न्स फाइल करते हैं, लेकिन मिलियंस की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो उनके अकाउंट में हो रही होती हैं। तो नील की रिटर्न्स सब ने नहीं फाइल करनी होती। अगर आपकी वाकई कोई इनकम नहीं है, कोई बैंक में ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है, आप हाउस वाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी बैंकों में ट्रांजैक्शन हो रही है फिर भी आप नील की फाइल करते हो, तो फ्यूचर में आपका जो अकाउंट है वो अटैच हो सकता है। अब इसको अनफ्रीज करने का तरीका क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो अकाउंट जो फ्रीज होता है ना आपका, वो ऐसी फ्रीज नहीं होगा, आपको नोटिस जरूर आता है। ये आप जब इनबॉक्स अपना चेक करेंगे, अगर आपका एनटीएन बना होगा तो आपको यहाँ पे नोटिस नजर आएंगे। 122(9) का भी होगा, 111 का भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आप जब देखेंगे ना कि नोटिस आया हुआ है, तो आपको उसका ऑर्डर भी यहाँ पे मिल जाएगा, वो इनबॉक्स में ही मिलेगा सारा आपको। वैसे तो बैंक से भी मिल जाएगा आपको, बैंक मैनेजर से अगर आप कहेंगे ना जी अगर आपने मेरा अकाउंट अटैच किया है, फ्रीज किया है, इसमें से फंड्स आपने एफबीआर को ट्रांसफर किए, तो हमें उसकी लेटर की कॉपी दे दे, तो बैंक मैनेजर कॉपी भी दे सकता है अगर आपके उसके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। लेकिन बैंक मैनेजर इस चीज को नहीं रोक सकता कि अगर एफबीआर का नोटिस आ जाए तो आप ये कहें जी बैंक मैनेजर बड़ा मेरा करीबी है तो वो इस चीज को रोक लेगा। वो नहीं रोक सकता, वो बाउंड है एज पर लॉ। जैसे ही एफबीआर का उसको नोटिस आया तो उसने फौरन से जितनी अमाउंट आपके अकाउंट में पड़ी होगी उसमें से बैंक उसने एफबीआर की लायबिलिटी को वहां से डिडक्ट करके फौरन एफबीआर को ट्रांसफर कर देना है। वो बाउंड है, वो मजबूर है, वो कुछ नहीं कर सकता। तो आपको वहां से भी लेटर की कॉपी मिल सकती है। अदरवाइज आप अपना आईआरएस में लॉगिन करें तो इनबॉक्स में आपको सारा पता लग जाएगा कि जी अकाउंट क्यों अटैच हुआ है। तो उसके नोटिस आए होंगे पूरे, 122(9) का होगा, 111 का होगा, 176 का होगा, 177 का होगा, जिसमें उन्होंने पहले आपको अपॉर्चुनिटीज दी होंगी। 114(4) का होगा कि आप अपनी रिटर्न फाइल करें। ठीक है, आपने उनको कंप्लायंस नहीं की, उनको रिप्लाई नहीं किया। तो असल में जो मेन आपको जब कभी भी नोटिस नजर आए ना 137 का, जिसमें रिकवरी का नोटिस होता है कि जी इसका मतलब है कि अगर 137 का नोटिस आ गया है तो आपके ऊपर समझ लें ऑर्डर हो गया है और एफबीआर कभी भी आपका जो अकाउंट है वो अटैच कर सकता है। 137 के बाद 138 का नोटिस आता है और उसको 138 के बाद बस फिर 140 का 140 का नोटिस होता है और आपका अकाउंट अटैच हो जाता है। तो इसका हल ये होता है कि पहले तो देखें, सबसे पहले आपने ये देखना है कि अगर कोई भी नोटिस आता है तो उसको प्रॉपर आप रिप्लाई करें कि वो पूछ क्या रहा है। बार दफा तो जस्ट उन्होंने इन्फॉर्मेशन पूछी होती है, जैसे 176 का जो नोटिस आता है 176 का, तो वो नॉर्मली नॉन रेजिडेंट के केस में अक्सर वो ये पूछते हैं कि जी आपने रिमिटेंस इतनी डिक्लेयर की है रिटर्न में, तो हमें वो प्रूव करें बैंक स्टेटमेंट से, पीआरसी से, तो आप उनको रिकॉर्ड जमा करवाएं। ठीक है, 114(4) का नोटिस आया है वो रिटर्न फाइल करने का, तो अपनी रिटर्न फाइल करें जैसे ही आया। वो मैंने वीडियो भी बनाई है 114(4) के नोटिस पे। इसी तरह 111 का नोटिस आता है, उसमें भी वो ये कहते हैं कि जी आपकी ये चीज हमें समझ नहीं आई, ये कहां से ली थी, इसको एक्सप्लेन करें। तो आप उसको प्रॉपर रिप्लाई किया करें। अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो फिर वो एक्स पार्टी डिसीजन करके क्या करेगा, आपके अगेंस्ट ऑर्डर कर देगा कि जी इसकी इतनी लायबिलिटी बनती है। वो बेशक ना बनती हो, लेकिन जब आपने उसको कोई रिप्लाई ही नहीं किया तो वो एक्स पार्टी डिसीजन करके ऑर्डर कर देंगे। और ऑर्डर के बाद पहले 137 का नोटिस आएगा, वो एक दो दफा आपको आएंगे, फिर 138 का आएगा, आपने फिर भी रिस्पॉन्स नहीं किया, कोई स्टे नहीं लिया, तो फिर 140 का नोटिस आया और आपके अकाउंट में से पैसे ऑटोमेटिकली कट जाएंगे। तो जब आपको 137 का नोटिस आ जाए नजर अपने इनबॉक्स में, तो फौरन आपने
अपने टैक्स कंसल्टेंट से बात करनी है और उसका आपने स्टे लेना है। जैसे आपको अगर यहाँ पे जो नॉर्मली ऑर्डर होता है ये डीसी करता है, एसी करता है, कमिश्नर करता है, जो भी करता है, तो इसके लिए हम जाते हैं कमिश्नर अपील के पास कि जी ये हमारा केस है, तो इसमें हमारी ये इन्होंने ऑर्डर कर दिया, हमें टाइम नहीं मिला, वो उसका पूरा एक प्रोसीजर होता है। तो कमिश्नर अपील हमें स्टे भी दे देता है और आगे हियरिंग का टाइम भी दे देता है। और अगर कमिश्नर अपील की तरफ से ऑर्डर हो जाता है तो फिर हम ट्रिब्यूनल में चले जाते हैं, ट्रिब्यूनल से भी हो जाता है तो फिर हम हाई कोर्ट में चले जाते हैं, और ऐसे ये एक हायरार्की चलती रहती है। तो जो मेन पॉइंट है वो आपने ध्यान में ये रखना है कि अगर 137 का या 138 का नोटिस आपको अपने इनबॉक्स में नजर आ जाता है तो फिर आपने उसको फॉलो करना है, उसको कंप्लायंस उसकी करनी है। और आपने जब आपको 137 का 138 का नोटिस नजर आ जाए तो फिर आपने अपने अकाउंट्स में ज्यादा पैसे नहीं रखने। अगर आपको डर हो कि कहीं एफबीआर पैसे काट ना ले, अमाउंट ज्यादा हो, तो फिर आप अपने अकाउंट में पैसे ज्यादा ना रखें, क्योंकि जब एफबीआर ने उसको डिडक्शन करनी हुई तो वो फिर कभी पता नहीं लगेगा। करने को वो फौरन से कर ले, ना करने को वो 2 साल भी ना करे, लेकिन वो आपके ऊपर एक तलवार लटकती रहेगी। तो मेन जो इस वीडियो का मकसद था आपको इस चीज पे बताना था कि आपका जो अकाउंट फ्रीज अगर हो जाता है तो अनफ्रीज कैसे होगा, वो बैंक मैनेजर कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए आपको अपने टैक्स कंसल्टेंट से बात करके उसकी अपील फाइल करनी पड़ेगी, स्टे ऑर्डर लेना पड़ेगा, वो फिर अनफ्रीज होगा। दूसरी बात ये कि जब 137 का 138 का नोटिस आपको नजर आ जाए तो फिर आपने उसको ओवरलुक नहीं करना, फिर आपने प्रॉपर कंसल्टेंट से बात करनी है, क्या मसला है उसको सॉर्ट आउट करना है ताकि आपके अकाउंट को मसला ना हो। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।